राठौड़ को वहां ना पाकर आरोही और ध्रुव भौचक्के रह गए थे। वो दोनों अपने आसपास राठौड़ को खोज रहे थे, पर दूर दूर तक देखने पर भी राठौड़ कहीं नजर नहीं आ रहा था। ध्रुव चौंकते हुए बड़बड़ाया, ये राठौड़ कहाँ चला गया? अभी थोड़ी देर पहले तो वो हमारे साथ ही था। आरोही बोली, वही तो, मुझे भी याद है कि इस गली में एंटर होने से पहले वो मेरे पीछे ही था, फिर अचानक से वो कहाँ चला गया? आरोही और ध्रुव राठौड़ की फिक्र कर रहे थे, लेकिन बब्बन से और ज्यादा टाइम वेस्ट होता बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो चिढ़ते हुए बोला, राठौड़ कोई बच्चा नहीं है जो तुम दोनों उसके लिए इतना परेशान हो रहे हो। उसको छोड़ो और इस ताले को तोड़ने के बारे में सोचो। इस बार आरोही से रहा नहीं गया। उसने सख्त लहजे में बब्बन से कहा, उस पेन ड्राइव की जरूरत तुमसे ज्यादा मुझे है, इसलिए तुम मुझे मत समझाओ कि हमें क्या करना चाहिए। आरोही की बात सुनकर बब्बन हिचकिचाते हुए बोला, अब नहीं, अब मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस ये कह रहा था कि। बब्बन को कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो क्या सफाई दे। तभी ध्रुव याद करते हुए बोला, आरोही, जब हम मंदिर में थे तब से राठौड़ बहुत शांत था, और जब हम मंदिर से निकले थे तो उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत गुस्से में हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो। ध्रुव का इशारा समझते ही आरोही चौंक उठी। उसने रूडी से पूछा, रूडी, क्या तुम बता सकते हो कि इंस्पेक्टर गुलाब सिंह इस वक्त कहाँ मिलेगा? गुलाब सिंह का नाम सुनकर रूडी चौंक गया। उसने कहा, आप उसके बारे में क्यों पूछ रही हो दीदी? आरोही रूडी को समझाते हुए बोली, देखो रूडी, मैं जानती हूँ कि तुम्हें गुलाब सिंह का नाम तक सुनना पसंद नहीं है, पर मुझे लगता है ये सिचुएशन काफी सीरियस है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो न जाने राठौड़ क्या कर बैठेगा। इसलिए प्लीज याद करके बताओ कि इस वक्त गुलाब सिंह कहाँ मिल सकता है। रूडी खुद को कंट्रोल करते हुए बोला, मैं काफी सालों से यहाँ नहीं आया, लेकिन अगर मैं पहले की बात करूं तो एक वक्त पर गुलाब सिंह इस टाइम पे दीपू के ढाबे जाकर शराब पीता था। और ऐसा मुझे इसलिए याद है कि एक बार जब मैं अपनी माँ के साथ वहां गया था तो गुलाब सिंह हमें वहां मिला था और उसने मेरी माँ के साथ बदतमीजी भी की थी। आरोही ने उतावले लहजे में पूछा, क्या तुम हमें वहां ले चल सकते हो? रूडी कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है दीदी, आप मेरे साथ चलिए। इतना कहते हुए रूडी उन सबको अपने साथ लेकर दीपू के ढाबे के लिए चल निकला। पर बब्बन का उसके साथ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन वो अपना असली मकसद किसी के सामने नहीं आने देना चाहता था, इसलिए मजबूरन उसे वहां से उनके साथ जाना पड़ा। दूसरी तरफ दीपू के ढाबे पे बैठा गुलाब सिंह शराब पे शराब पिए जा रहा था। तभी ढाबे के मालिक दीपू ने उसके पास आकर रिक्वेस्ट की, वे साहब, आज ढाबे पे बहुत सारी फैमिलीज खाना खाने आई हैं, जिनमें बच्चे और औरतें भी हैं। क्या आज आप थोड़ा दूर बैठकर शराब पी सकते हैं? उनको बहुत अजीब महसूस हो रहा है। गुलाब सिंह ने अपना हाथ अपने कान के पास लगाते हुए दीपू को इशारा किया, मानो जैसे उसे दीपू की बात सुनाई नहीं दी थी। दीपू गुलाब सिंह के पास आकर दोबारा से बोला, साहब, मैं कह रहा था कि। इससे पहले दीपू अपनी बात पूरी करता, गुलाब सिंह ने उसका कान तेजी से पकड़कर मरोड़ा, जिससे दीपू की चीख निकल गई। इसी के साथ वहां बैठे सभी कस्टमर्स ने पलटकर उस ओर देखा। तभी गुलाब सिंह शराब के नशे में तेज आवाज में बोला, पिछले 15 साल से मैं यहाँ बैठकर शराब पी रहा हूँ, तब तो किसी को अजीब नहीं लगा, और आज तू मुझे किसी भिखारी की तरह दूर बैठने को बोल रहा है। आज मैं वर्दी में नहीं हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। दीपू गुलाब सिंह से माफी मांगते हुए बोला, माफ कर दो साहब, मुझसे गलती हो गई। अचानक से गुलाब सिंह ने अपनी कमर में फंसी रिवॉल्वर निकालते हुए कहा, लगता है तू अपनी औकात भूल गया है, तभी कानून से पंगा लेने की हिम्मत कर रहा है। तुझे अभी तेरी औकात में लाना होगा। ये कहते हुए उसने हवा में एक गोली चलाई, जिससे वहां बैठे सभी कस्टमर्स घबरा गए। तभी गुलाब सिंह तेज आवाज में उन सब से बोला, चलो चलो, ढाबा बंद हो चुका है, हो गया तुम लोगों का डिनर, आप यहाँ से निकलो। गुलाब सिंह के डर से वहां बैठे सभी कस्टमर्स अपना खाना छोड़कर वहां से जाने लगे। दीपू गुलाब सिंह के आगे गिड़गिड़ाने लगा, ऐसा मत करो साहब, अगर सब कस्टमर्स यहाँ से चले गए तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। पर दीपू के लाख कहने पर भी गुलाब सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ा। सबके वहां से जाने के बाद गुलाब सिंह ने दीपू का कान छोड़कर उसे ऑर्डर दिया, आज से हर शाम जब भी मैं यहाँ आऊंगा और जब तक यहाँ रहूंगा, ये ढाबा बाकी लोगों के लिए बंद रहेगा।
मेरे यहाँ से जाने के बाद ही कोई यहाँ कस्टमर कदम रखेगा, समझा तू? दीपू की आंखों में आंसू थे और वो गुलाब सिंह के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था, क्योंकि गुलाब सिंह उससे जो करने के लिए कह रहा था उससे उसका बहुत नुकसान होने वाला था। पर गुलाब सिंह को उस पर जरा भी तरस नहीं आ रहा था और वो उसे गुस्से से घूरे जा रहा था। ढाबे में काम करने वाले बाकी लड़कों को भी गुलाब सिंह का वो बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर चाहकर भी वो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि गुलाब सिंह के खिलाफ जाने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। तभी गुलाब सिंह ने दीपू के गाल पर एक थप्पड़ मारकर उससे कहा, जा विस्की की एक और बोतल लेकर आ। दीपू अपने आंसू पोंछते हुए गुलाब सिंह के लिए विस्की की बोतल लाने चल दिया और गुलाब सिंह दोबारा से अपनी जगह पर बैठकर अपनी बची हुई शराब पीने लगा। तभी अचानक से गुलाब सिंह की नजर कुछ दूर एक टेबल के पास बैठे शख्स पर पड़ी, जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। गुलाब सिंह नशे में बड़बड़ाया, तू अभी तक गया नहीं? तूने सुना नहीं कि ये ढाबा बंद हो चुका है? उस शख्स ने गुलाब सिंह को कोई जवाब नहीं दिया, मानो जैसे उसने उसकी आवाज सुनी भी ना हो। गुलाब सिंह दोबारा से सख्त आवाज में बोला, लगता है तू बहरा है, इसलिए गोली की आवाज भी नहीं सुन पाया। तभी दीपू हाथ में शराब की बोतल लेकर गुलाब सिंह के पास आया। गुलाब सिंह उस शख्स की तरफ इशारा करते हुए दीपू से बोला, कौन है ये आदमी? इसने सुना नहीं कि आज रात यहाँ कोई भी खाना खाने नहीं बैठ सकता? इसको निकालो यहाँ से, नहीं तो आज ये अपनी जान से जाएगा। दीपू घबराते हुए उस शख्स के पास जाकर उसे समझाने लगा, भाई साहब, आप यहाँ से चले जाओ, इसी में आपकी भलाई है। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि राठौड़ था। उसने दीपू की बात अनसुनी कर दी और बोला, एक मटन बिरयानी लाना। राठौड़ के ऐसा बोलते ही गुलाब सिंह गुस्से से बोला, लगता है ये सच में बहरा है, तभी इसे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। इससे ऊंची आवाज में बोलो। दीपू घबराते हुए राठौड़ से दोबारा से बोला, साहब, बात को समझो, दरोगा जी बहुत गुस्से में हैं। अगर आप इसी वक्त यहाँ से नहीं निकले तो ये आपके लिए सही नहीं होगा। राठौड़ ने जवाब दिया, बिरयानी में तीखा थोड़ा ज्यादा रखना, मुझे फीकी चीजें पसंद नहीं हैं। इस बार दीपू थोड़ा ज्यादा बेचैन होते हुए तेज आवाज में बोला, आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? ढाबा बंद है, आप जाइए यहाँ से। राठौड़ दीपू की तरफ पलटकर बोला, जब तुम्हारे अंदर इतना गुस्सा है तो उसे इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अगर इस गुस्से का एक हिस्सा भी तुमने सही जगह इस्तेमाल किया होता तो आज तुम्हारा ये हाल ना होता। राठौड़ की बात सुनकर दीपू भौचक्का रह गया और एक टक नजर से उसे देखता रहा। तभी गुलाब सिंह ने गुस्से से टेबल पे अपने हाथ पटके और अपनी जगह से उठते हुए बोला, क्या बोले जा रहा है? इतनी देर से ये ढाबे वाला तुझे समझा रहा है, पर तेरी खोपड़ी में बात क्यों नहीं जा रही कि मैं कौन हूँ? राठौड़ ने गुलाब सिंह की बात को अनसुना करते हुए दीपू से दोबारा से कहा, कानून इंसान की रक्षा करने के लिए बना है, लेकिन जब कानून ही भक्षक बन जाए तो इंसान को अपनी रक्षा खुद ही करनी पड़ती है, और उसे कानून अपने हाथ में लेना नहीं बल्कि आत्मरक्षा कहते हैं। राठौड़ की बातों से दीपू को हिम्मत मिल रही थी, पर गुलाब सिंह गुस्से से तिलमिला उठा था। वो अपनी रिवॉल्वर निकालकर राठौड़ की तरफ तेजी से बढ़ते हुए बोला, लगता है तुझे बहुत चर्बी चढ़ी है, रुक, अभी तुझे परलोक पहुंचाता हूँ। गुलाब सिंह ने अभी राठौड़ के कंधे पर जोर से हाथ रखा ही था कि तभी राठौड़ ने अपने हाथ से उसका हाथ पकड़कर इस कदर मोड़ा कि गुलाब सिंह के हाथ की हड्डी टूटने की आवाज दीपू तक को सुनाई दी। गुलाब सिंह की चीख निकल गई। तभी उसने दूसरे हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर से राठौड़ पर गोली चलानी चाहिए, पर उससे पहले ही राठौड़ अपनी जगह से उठा और गुलाब सिंह की छाती पर जोर से एक लात मारी। गुलाब सिंह के हाथ से उसकी रिवॉल्वर छूट गई और वो उछलकर दूर अपनी टेबल पर जा गिरा, जिससे वहां रखी नई शराब की बोतल उसके सिर से लगकर टूट गई। दीपू के साथ वहां खड़े बाकी लोग भी ये सब देखकर भौचक्के रह गए। गुलाब सिंह खुद को संभालते हुए उठ खड़ा हुआ। उसकी टूटी हुई कलाई में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, पर फिर भी उसके अंदर का गुस्सा खत्म नहीं हुआ था। वो उठकर पागलों की तरह बौखलाते हुए राठौड़ से बोला, तुझे पता नहीं है तूने किससे पंगा लिया है, रुक अभी बताता हूँ तुझे। गुलाब सिंह ने जमीन पर पड़ा कांच की बोतल का टुकड़ा उठाया
और राठौड़ पर वार करने के लिए आगे बढ़ा। तभी राठौड़ बिजली की रफ्तार से उसकी ओर बढ़ा और 1 सेकंड में उस पर घूंसों से इतने वार किए कि उस कांच के टुकड़े के साथ गुलाब सिंह भी जमीन पर धराशायी होकर गिर पड़ा। पर उसके बाद भी राठौड़ का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो लगातार गुलाब सिंह को पीटे जा रहा था, जिसे देखकर वहां खड़े दीपू और उसके साथ के लोगों को बहुत सुकून मिल रहा था। गुलाब सिंह की हालत अधमरी सी हो गई थी, पर राठौड़ का गुस्सा उसे लेकर बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ था। तभी आरोही के साथ बाकी लोग वहां पहुंच गए। ध्रुव और आरोही ने राठौड़ को पकड़कर रोका। आरोही बोली, ये तुम क्या कर रहे हो डीसीपी? संभालो खुद को। आरोही के मुंह से डीसीपी शब्द सुनकर दीपू और उसके आदमी भौचक के रह गए। राठौड़ का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो अपने पैरों से जमीन पर पड़े गुलाब सिंह पर लातें बरसाए जा रहा था। तभी अचानक राठौड़ को पकड़ते हुए रूडी बोला, बस करो डीसीपी, इसे छोड़ दो। जैसे ही राठौड़ ने अपने पास खड़े रूडी को देखा, वो शांत हो गया। राठौड़ के शांत होते ही आरोही उससे बोली, ये तुम क्या कर रहे थे? एक पुलिस वाला होते हुए तुम कानून अपने हाथ में ले रहे हो? ये भी एक पुलिस वाला है। अगर इसे कुछ हो गया तो तुम्हारे साथ क्या होगा, ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। राठौड़ गुस्से से जवाब देते हुए बोला, मुझे मेरी कोई चिंता नहीं है, पर एक पुलिस वाला होने के नाते मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि दूसरा पुलिस वाला इस तरह की हरकतें करे। हमें ये वर्दी कानून की हिफाजत के लिए मिलती है, ना कि इसलिए कि इसके जोर पर हम समाज पर अत्याचार कर सकें। जो भी इस वर्दी का अपमान करेगा उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। आरोही ने राठौड़ को समझाया, मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकती हूँ राठौड़, पर इस वक्त तुम्हें बातों को समझना होगा। ये एक पुलिस वाला है और तुम सस्पेंड चल रहे हो। साथ ही इसे इसकी गलती की सजा इस तरह देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसकी जान चली गई तो वो इसकी सजा नहीं होगी। राठौड़ ने हैरानी से आरोही की तरफ देखा। तभी ध्रुव राठौड़ से बोला, आरोही सही कह रही है राठौड़, इसने आज तक कानून की आड़ में इतने सारे जुर्म किए हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि इसे सजा भी कानून की तरफ से मिले। राठौड़ शांत होकर उनके दिए सुझाव के बारे में सोच रहा था। तभी रूडी उसके पास आते हुए बोला, डीसीपी, इसने मेरी तरफ बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं। अगर सिर्फ मैंने इसे सजा दी तो ये उन सब लोगों के साथ धोखा होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कानून इसे बाकियों की तरफ से सजा दे। राठौड़ एकटक नजर से रूडी को देखकर उसकी बात समझने की कोशिश कर रहा था। तभी रूडी ने जमीन पर पड़ा गुलाब सिंह का फोन उठाया और उसमें कुछ देखते हुए राठौड़ से बोला, इसके फोन पर इसके हर काले कामों की लिस्ट है। इसे हम एक सबूत की तरह इस्तेमाल करके कानून के हवाले करेंगे, तब जाकर मुझे और बाकी सबको इंसाफ मिलेगा। राठौड़ ने शांत होकर हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी आरोही राठौड़ से बोली, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि जो काम हम यहाँ करने आए थे उसे अंजाम देना अभी बाकी है। वो सब लोग एक साथ वहां से चल दिए। वो अभी कुछ कदम आगे बढ़े ही थे कि तभी पीछे से गुलाब सिंह के चिल्लाने की आवाज आई, मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही वो सब पलटे, उन्होंने देखा कि गुलाब सिंह अपनी जगह पर खड़ा था और उसके हाथ में उसकी रिवॉल्वर थी। क्या आरोही के साथ साथ बाकी लोग गुलाब सिंह की गोली का शिकार होने वाले हैं, या फिर राठौड़ खुद के साथ और सबको बचा लेगा? क्या आरोही को वो पेन ड्राइव मिल पाएगी? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बनी रहिए इस शो के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। गुलाब सिंह की रिवॉल्वर के निशाने पर राठौड़ खड़ा था। वैसे तो गुलाब सिंह राठौड़ से मार खाने के बाद घायल था, पर उसका ईगो था जो उसे राठौड़ के सामने दोबारा खड़े होने की हिम्मत दे रहा था। ये सब देखकर आरोही, ध्रुव और रूडी सकपका गए थे, पर राठौड़ की आंखों में डर का एक कतरा भी नजर नहीं आ रहा था। गुलाब सिंह ट्रिगर दबाने वाला ही था कि तभी उसके सिर पर जोर से वार हुआ, जिससे वहां उसकी चीख गूंज गई और वो गश खाते हुए जमीन पर गिर गया। गुलाब सिंह के पास हाथ में लोहे का तवा लेकर दीपू खड़ा था, जो उसे गुस्से से घूरे जा रहा था। जब गुलाब सिंह तड़पते हुए बेहोश हो गया, तब जाकर दीपू की आंखों में एक सुकून की झलक आई। वो राठौड़ की तरफ देखकर बोला, आपने सही कहा था साहब, हमें अपनी रक्षा खुद ही करनी चाहिए। राठौड़ दीपू की तरफ मुस्कुराया और फिर अपने साथियों के साथ वहां से चला गया। इतना सब कुछ होने के बाद वो लोग काफी थक गए थे, पर उन्हें वो पेन ड्राइव ढूंढना बहुत जरूरी था।
जब वो लोग रूडी के पुराने घर पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर वो लोग चौंक उठे। मेन डोर का जो ताला थोड़ी देर पहले उनसे टूट नहीं रहा था, वो इस वक्त टूटा हुआ था। आरोही ने चौंकते हुए कहा, ये क्या? अभी जब हम यहाँ आए थे तब ये ताला बंद था, तो फिर कुछ ही देर में ये ताला कैसे टूट गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जाने के बाद यहाँ कोई आया था? तभी राठौड़ ने अपनी पिस्टल निकालते हुए कहा, या फिर अभी भी कोई इस घर के अंदर है? तुम लोग यहीं रुको। इतना बोलते हुए राठौड़ ने दरवाजे पर एक लात मारकर उसे खोला और अंदर दाखिल हुआ। राठौड़ ने पूरा घर चेक कर लिया। उसके बाद खिड़की से झांक कर बोला, तुम लोग अंदर आ सकते हो, घर पूरी तरह से खाली है। राठौड़ की बात सुनकर वो सब भी घर के अंदर दाखिल हुए। घर के अंदर काफी अंधेरा था। तभी रूडी ने वहां का मेन स्विच ऑन करके पूरे घर की लाइट जलाई। उस घर में बहुत सारा पुराना सामान अभी भी था, लेकिन वो सारा सामान जमीन पर बिखरा हुआ था, मानो जैसे कुछ ही देर पहले किसी ने जबरन उस घर में घुसकर किसी चीज की तलाशी ली हो। ये देखकर वो सब लोग हैरान रह गए। तभी ध्रुव बोला, लगता है किसी को हमारे यहाँ आने के बारे में पहले से मालूम था, तभी हमारे लौटने से पहले ही कोई यहाँ आया था। आरोही हैरानी के साथ बोली, पर वो कौन हो सकता है? वो पैंथर का आदमी तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम खुद ही पैंथर के लिए वो पासवर्ड ढूंढने आने वाले थे। फिर वो पहले से यहाँ छानबीन क्यों करवाएगा? तभी राठौड़ ऊपर की मंजिल से नीचे आते हुए बोला, वो जो कोई भी था अब यहाँ से भाग चुका है। फिलहाल मुझे नहीं लगता उसे यहाँ कुछ मिला होगा, क्योंकि मैंने ऊपर का सारा एरिया चेक कर लिया। इस घर में कोई लैब नहीं है। ये सुनते ही रूडी नामे अपना सिर हिलाते हुए बोला, जो भी यहाँ आया था वो लैब का रास्ता ढूंढ नहीं पाया, क्योंकि लैब इसी घर में है। रूडी की बात सुनकर सबने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तभी रूडी बोला, आप सब मेरे पीछे आइए। इतना कहकर रूडी अंदर की तरफ एक कमरे में चला गया और बाकी के लोग उसके पीछे गए। जैसे ही रूडी उस कमरे में दाखिल हुआ, अचानक से उसके कदम अपनी जगह पर ही रुक गए। वो एक टक वहां लगे पंखे को घूरे जा रहा था। शायद उस पंखे को दोबारा से देखकर उसे उसके अतीत की वो भयानक झलक याद आ गई थी। उसे इस तरह से उस पंखे को ताकता देख आरोही को उसके दर्द का एहसास हो गया और उसने रूडी के कंधे पर हाथ रखा। रूडी अपने अतीत से बाहर आते हुए बोला, आई एम ओके, हमें लैब में चलना चाहिए। ये कहते हुए रूडी उस कमरे में बनी एक अलमारी के पास गया, जिसका दरवाजा खुला हुआ था और उसके अंदर का सामान बाहर जमीन पर बिखरा हुआ था। रूडी ने उस अलमारी को पूरी तरह से खोला और अंदर पड़ा बाकी का सामान भी बाहर फेंकने लगा, जिसे देखकर वो सभी लोग हैरत में पड़ गए। तभी ध्रुव ने हैरानी के साथ कहा, ये तुम क्या कर रहे हो रूडी? क्या लैब में जाने की कोई चाबी इस अलमारी में रखी है? रूडी ने नामे अपना सर हिलाया और कहा, जो भी यहाँ तलाशी लेने आया था उसने भी इस अलमारी में लैब की चाबी ढूंढी होगी, पर उसे नहीं पता था कि लैब का रास्ता इसी अलमारी से होकर जाता है। ये कहते हुए रूडी ने अलमारी के अंदर लगे एक बटन को दबाया, जिससे अलमारी के अंदर एक दरवाजा खुल गया। ये देखकर उन सब की आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी रूडी उस दरवाजे से अंदर जाते हुए बोला, सब लोग मेरे पीछे आओ। अलमारी के अंदर बने उस दरवाजे से होकर वो सभी लोग सीढ़ियां उतरते हुए एक बड़ी सी लैब में पहुंचे। ये जंगल के बीच बनी उस लैब से कहीं ज्यादा बड़ी थी और वहां की मशीनें और गैजेट्स भी पिछली लैब से कहीं ज्यादा थे। वो सब देखकर रूडी के साथ आए सभी लोग हैरान रह गए। तभी आरोही बड़ी बड़ी आंखें करती हुई बोली, रूडी, तुम्हारे पापा की ऐसी सीक्रेट लैब्स और कितनी हैं? रूडी ने कहा, जंगल वाली लैब के अलावा बस ये एक ही है। तभी ध्रुव बोला, मानना पड़ेगा, तुम्हारे पापा सच में बहुत जीनियस थे, क्योंकि इस तरह की सीक्रेट लैब्स बनाना और उन्हें इस तरह से मेंटेन रखना कि वो सालों साल भी बिना किसी की मौजूदगी के बरकरार रहें, अपने में ही बहुत बड़ी बात है। तभी बब्बन बीच में बोल पड़ा, इतनी बड़ी लैब में हमें वो पेन ड्राइव कहाँ मिलेगी? रूडी ने जवाब दिया, मेरे पापा सभी हार्ड ड्राइव्स और आउटपुट डिवाइसेस यहीं लगी अलग अलग शेल्फ्स में रखते थे, तो हमें वहां से शुरू करना चाहिए। रूडी की ये कहते ही वो सब शेल्फ्स में रखी सभी पेन ड्राइव्स निकालने लगे। कुछ ही देर में ढेरों पेन ड्राइव्स इकट्ठा हो गईं। ये देखकर आरोही हैरान होते हुए बोली, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से किस पेन ड्राइव में वो पासवर्ड है? रूडी ने कहा, हमें हर पेन ड्राइव को यहाँ लगे पीसी से कनेक्ट करके चेक करना होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। रूडी की बात सुनकर वहां खड़े सब लोगों के चेहरे पर काम करने से पहले ही थकान के भाव आ गए, लेकिन पासवर्ड पाने के लिए उन्हें वो सब तो करना ही था।
एक एक करके रूडी उन सभी पेन ड्राइव्स को चेक करने लगा, पर किसी में भी ऐसा कुछ नहीं था जो उस डेथ रे को एक्टिवेट करने के पासवर्ड जैसा लगे। देखते ही देखते 3 घंटे बीत गए, पर अभी तक उनके हाथ वो सही पेन ड्राइव नहीं लगी। अब सबकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। सबके दिमाग में यही चल रहा था कि कहीं वो वहां रुककर अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो वाली पेन ड्राइव मिलने की उम्मीद उन्हें बहुत कम लग रही थी। तभी अचानक एक पेन ड्राइव में रूडी को कुछ दिखा। उसने सबको आवाज देकर अपने पास बुलाते हुए कहा, गाइस, मुझे कुछ मिला है। रूडी की बात सुनकर वो सभी लोग एक बार फिर से उसे घेर कर खड़े हो गए। उस पेन ड्राइव में एक फोल्डर था जिसका नाम DR था। रूडी बोला, DR का मतलब पक्का डेथ रे होगा, लेट्स सी। जैसे ही उसने उस फोल्डर को खोला, उसमें एक वीडियो फाइल थी। उसे प्ले करते ही उसमें रूडी के पिता दिखे। उन्होंने कहा, रूडी बेटा, मुझे पता है कि एक ना एक दिन तुम्हारे हाथ ये पेन ड्राइव लगेगी। अभी तुम्हें एक बहुत जरूरी बात पता चलने जा रही है। ये देखते ही रूडी की आंखें नम हो गईं, लेकिन फिर उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और फिर ध्यान से सबके साथ अपने पिता का वीडियो देखने लगा। उस वीडियो में उसके पिता डेथ रे वेपन को इलस्ट्रेट कर रहे थे, और जब वो इलस्ट्रेशन पूरा हुआ तब उसके पिता बोले, मेरी सालों की मेहनत के बाद जाकर मैंने इस महान एक्सपेरिमेंट को पूरा किया है। मैं नहीं चाहता कि इसका कोई गलत इस्तेमाल करे, इसलिए मैंने इसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखा है। ये सुनकर सभी लोगों के कान खड़े हो गए। तभी वीडियो में रूडी के पिता ने आगे कहा, लेकिन वो पासवर्ड सिर्फ मेरे दिमाग में है, क्योंकि इंसानी दिमाग से ज्यादा सुरक्षित जगह किसी चीज को छुपाने की और कोई नहीं हो सकती। इस दुनिया को बचाने के लिए उस पासवर्ड को सीक्रेट रखना ही पड़ेगा, ताकि कोई भी इस वेपन का गलत इस्तेमाल ना कर पाए। ये सुनते ही वो सभी लोग हैरत में पड़ गए। सबसे ज्यादा कोई चौंका था तो वो था बब्बन। रूडी के पिता ने वीडियो में आगे कहा, और अगर किसी ने इस वेपन में गलत पासवर्ड डाला तो वो वेपन वही नष्ट हो जाएगा और फिर कभी उसे कोई यूज नहीं कर सकता। इसलिए उस पासवर्ड की चाबी मेरा दिमाग है। लेकिन अगर मेरी याददाश्त चली जाए या फिर मेरी मौत हो जाए तो सिर्फ एक शख्स है जो उस पासवर्ड को हासिल कर सकता है, और वो तुम हो रूडी बेटे। ये सुनकर रूडी भौचक्का रह गया। साथ ही वहां खड़े सभी लोग भी चौंक उठे। वीडियो में रूडी के पिता ने आगे कहा, जिस तरह वो पासवर्ड मेरे दिल के करीब है, उसी तरह तुम भी मेरे दिल के करीब हो। और मैं चाहता हूं कि अगर मैं इस दुनिया से चला भी जाऊं तो भी वो पासवर्ड तुम्हारे दिल के करीब रहे, क्योंकि मैं अपनी विरासत सिर्फ तुम्हें ही सौंप के जाना चाहता हूं मेरे बच्चे। मेरी विरासत की रक्षा करना अब तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। इसके साथ ही वो वीडियो खत्म हो गया। रूडी के साथ साथ बाकी सभी लोग एकदम शांत खड़े थे, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रूडी के पिता वीडियो में कहना क्या चाह रहे थे। उन सबको ऐसा लग रहा था जैसे वो वापस से उसी जगह आ खड़े हुए थे जहां से उन्होंने अपनी खोज की शुरुआत की थी। तभी अचानक बब्बन अपनी चुप्पी तोड़ते हुए चिढ़कर बोला, क्या ये कोई मजाक था? उस किताब में साफ साफ लिखा था कि वो पासवर्ड एक पेन ड्राइव में है, और उस पेन ड्राइव की खोज में हम दिल्ली से आगरा चले आए, और यहाँ आकर भी हमारे हाथ क्या लगा? एक मोटिवेशन वाला वीडियो। आरोही ने चिढ़कर बब्बन को टोका, चुप हो जाओ बब्बन, कम से कम इस वक्त तो इस तरह की बातें मत करो। अब की बार बब्बन ने भी आरोही को जवाब दे दिया, तो फिर कब करूं मैं इस बारे में बात? जब से हम यहाँ आए हैं तब से हम काम को छोड़कर इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा। तुम शायद भूल रही हो कि पैंथर ने तुम्हें जल्द से जल्द काम पूरा करने को कहा है। अगर जरा सी भी देर हुई तो वो तुम्हारे परिवार के साथ साथ सबको मार डालेगा। बब्बन की बात सुनकर राठौड़, जो इतनी देर से शांत खड़ा था, वो बब्बन पर शक करते हुए बोला, पर तुम इतना बेचैन क्यों हो रहे हो? पैंथर ने आरोही को धमकी दी है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? मैं कल से देख रहा हूं, तुम उस पासवर्ड को हासिल करने के लिए हम सबसे ज्यादा उतावले हो रहे हो। जरा बताओगे इसकी वजह क्या है? राठौड़ की बात सुनकर बब्बन ने खुद पर कंट्रोल किया, क्योंकि राठौड़ एक पुलिस वाला रह चुका था और उसी ने बब्बन को गिरफ्तार किया था। इसलिए बब्बन बहुत अच्छे से जानता था कि राठौड़ उसके झूठ को तुरंत पकड़ सकता था। इसलिए वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बहाना बनाते हुए बोला, मेरा लेना देना क्यों नहीं होगा? उस दिन आरोही के साथ मैं भी पैंथर के अड्डे पर था।
मेरा चेहरा पैंथर और उसके आदमियों ने देख लिया है। कल को वो सिर्फ आरोही को ही नहीं बल्कि तुम लोगों के साथ साथ मेरे पीछे भी आएगा। इस वजह से मुझे तुम लोगों से ज्यादा अपनी चिंता है, और अपनी चिंता करना क्या गुनाह है? आरोही ने राठौड़ और बब्बन को रोकते हुए कहा, बस करो। इस वक्त हमें ये सोचना है कि आखिर वो पासवर्ड कहाँ हो सकता है। रूडी के पिता ने वीडियो में कहा था कि वो पासवर्ड उनके दिल के करीब है। आखिर ऐसा क्या हो सकता है जो उनके दिल के करीब हो? रूडी अचानक से कुछ याद करते हुए बोला, राजस्थान का पुराना शिव मंदिर। सबने हैरानी से रूडी की तरफ देखा। तभी रूडी ने आगे कहा, मेरे पापा का बचपन राजस्थान में गुजरा। वहीं उनके पुश्तों का एक शिव मंदिर था जहां वो बचपन में जाया करते थे। वो अक्सर कहा करते थे कि वो पुराना शिव मंदिर उनके दिल के करीब है। हो ना हो, मुझे लगता है पापा ने वो पासवर्ड उसी शिव मंदिर में कहीं छुपाया होगा। ये सुनकर आरोही बोली, ठीक है, हमें देर नहीं करनी चाहिए और आज रात किसी होटल में गुजारकर कल सुबह सुबह राजस्थान के लिए निकलना चाहिए। आरोही की बात से सभी ने सहमति जताई। बब्बन वो सब सुनकर बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया था, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। रूडी के घर से निकलने के बाद उन लोगों ने एक सस्ते से होटल में चेक इन किया, लेकिन बब्बन कुछ देर टहलने का बहाना करके होटल से दूर एक फोन कॉल करने गया था। जब उसने फोन करके सामने वाले शख्स को सारी बात बताई तो वो शख्स भी चिढ़ते हुए बोला, क्या बकवास है, अब सब राजस्थान जाएंगे? बब्बन ने कहा, क्या करूं बॉस, पासवर्ड ढूंढने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। वो शख्स बोला, ठीक है, तुम हर वक्त साए की तरह उन सबके साथ रहो और पल पल की खबर मुझे देते रहो। तभी बब्बन को कुछ याद आया तो वो बोला, वैसे बॉस, एक बात समझ में नहीं आई। जब हम रूडी के घर जा ही रहे थे तब तुमने अपने आदमी भेजकर उसके घर की तलाशी क्यों ली? फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या बात कर रहा है बेवकूफ, मैंने अपने एक भी आदमी को कहीं तलाशी लेने नहीं भेजा था। बब्बन ये सुनकर दंग रह गया और हैरानी से बोला, क्या? तो फिर रूडी के घर में ताला तोड़कर कौन घुसा था? आखिर रूडी के घर का ताला किसने तोड़ा था? क्या पैंथर के अलावा और कोई भी है जिसे उस पासवर्ड की तलाश है? क्या अगली मंजिल राजस्थान में आरोही को फाइनली पासवर्ड मिलेगा? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बनी रहिए इस शो के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। बब्बन को समझ में नहीं आ रहा था कि अगर पैंथर के आदमी रूडी के घर में नहीं घुसे थे तो फिर वो कौन था जिसने रूडी के घर का ताला तोड़कर वहां तलाशी ली थी। तभी फोन के दूसरी तरफ से उस आदमी की भारी आवाज आई, क्या वहां कोई और भी था क्या? बब्बन हिचकिचाते हुए बोला, अरे नहीं, हाँ हाँ हाँ। वो आदमी इरिटेट होते हुए बोला, ये क्या नहीं हाँ लगा रखा है तुमने? बब्बन ने झूठ बोल दिया। अब मुझे अभी याद आया, दरअसल वो ताला मैंने ही तोड़ा था, पर तभी वो डीसीपी कहीं गायब हो गया और सब उसे ढूंढने चले गए। इसलिए वापस लौटने पर एक पल को मुझे याद ही नहीं रहा कि वो ताला मैंने तोड़ा था। उस आदमी ने बब्बन को टोका, अपनी याददाश्त अपने काबू में रखो, क्योंकि जब तक वो पासवर्ड मिल नहीं जाता तब तक तुम किसी भी हाल में कोई भी लापरवाही नहीं बरत सकते। इसलिए तुम उन लोगों के साथ कल ही राजस्थान के लिए निकलो और उस पासवर्ड को हासिल करके आगे का काम पूरा करो। बब्बन ने हाँ में जवाब देते हुए फोन काट दिया, पर बब्बन अभी भी हैरत में था कि आखिर रूडी के घर में कौन घुसा था और वो भी क्यों। क्या उन लोगों के अलावा कोई और भी था जिसे उस वेपन और उसके पासवर्ड के बारे में पता था? बब्बन खुद से बड़बड़ाया, अगर मैंने उसे बता दिया होता कि वहां कोई और भी था जिसने वो ताला तोड़ा था तो मेरी खैर नहीं थी, क्योंकि अगर पैंथर को इस बारे में पता चल गया तो वो मुझे लापरवाह समझेगा और क्या पता मेरी लापरवाही के लिए वो मुझे सजा भी दे। नहीं, मैं उसे कुछ नहीं बता सकता। और रही बात उस घर में दाखिल होने वाले की, तो एक ना एक दिन मैं उसे खुद पकड़कर पैंथर के सामने पेश करूंगा। ये सोचते हुए बब्बन होटल में वापस चला गया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। जब बब्बन होटल के रूम में दाखिल हुआ तो वो वहां मौजूद राठौड़ को देखकर दंग रह गया। वो किसी मूर्ति की तरह जमा खड़ा राठौड़ को घूरे जा रहा था। तभी राठौड़ ने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम इतने चुप क्यों हो? बब्बन हिचकिचाते हुए बोला, अब माफ करना साहब, अब मुझे लगता है मैं गलती से आपके कमरे में आ गया। इतना कहते हुए बब्बन वहां से जा ही रहा था
कि तभी राठौड़ उसे रोकते हुए बोला, तुम एकदम सही रूम में आए हो, क्योंकि हम दोनों ये रूम शेयर कर रहे हैं। राठौड़ की बात सुनकर बब्बन के पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो उस शख्स के साथ रूम शेयर करने वाला था जिसने अतीत में उसे बुरी तरह से पीटने के बाद अरेस्ट किया था। एक चोर और पुलिस वाले को एक साथ एक ही रूम में रात गुजारने की ये शायद पहली घटना होने वाली थी, जिसने बब्बन को ऊपर से नीचे तक झकझोर कर रख दिया था। पर उसके पास राठौड़ को मना करने का कोई बहाना भी नहीं था। कपड़े बदलने के बाद जब बब्बन बाथरूम से बाहर निकला तो सामने बेड पर राठौड़ चादर ओढ़कर लेटा हुआ था। उसने बेड के बीचों बीच ढेर सारे पिलोज रखे हुए थे, मानो जैसे उसने बेड को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया हो। बब्बन चुपचाप जाकर अपनी साइड में लेट गया। दिन भर की थकान के बाद बब्बन को उस कोजी बेड पर लेटकर बहुत अच्छा लग रहा था, पर साथ में एक पुलिस वाला होने के कारण उसकी नींद मानो उड़ सी गई थी। वो बड़ी बड़ी आंखें खोलकर छत को ताक रहा था। तभी अचानक राठौड़ ने बब्बन से सवाल किया, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? बब्बन चौंकते हुए बोला, नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस कल राजस्थान चलने के बारे में सोच रहा था। 2 सेकंड्स रुकने के बाद राठौड़ ने उससे दोबारा से सवाल किया, एक बात बताओ, तुम्हें उस पासवर्ड के मिलने की इतनी चिंता क्यों है? कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो तुम हम सबसे छुपा रहे हो? बब्बन की घबराहट और भी ज्यादा बढ़ गई। उसे वो कमरा एक होटल रूम की जगह पुलिस स्टेशन के इंटरोगेशन रूम जैसा लगने लगा था। वो नॉर्मल होने का दिखावा करते हुए बोला, मैंने बताया था ना साहब, आरोही की मदद करने से मैं भी उस पैंथर की नजर में आ चुका हूँ। इसलिए मुझे इस बात का डर है कि अगर हमने वो पासवर्ड लाकर पैंथर को नहीं दिया तो वो मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। राठौड़ शक्की अंदाज में बब्बन से बोला, पता नहीं क्यों पर मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि क्रिमिनल्स बात को अच्छी तरह घुमाते हैं, पर मुझे भी तुम जैसे लोगों से सच उगलवाना आता है। इसलिए आई होप जो तुम कह रहे हो वही सच हो, क्योंकि अगर बाद में मुझे पता चला कि तुम ये सब किसी और वजह से कर रहे थे तो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर राठौड़ करवट बदलकर सो गया। राठौड़ की धमकी से बब्बन का कलेजा उसके मुंह को आ चुका था। वो इतना समझ गया था कि वो राठौड़ के साथ उस एक कमरे में रात नहीं गुजार सकता था। उसे डर था कि राठौड़ उससे कोई और सवाल न पूछ बैठे जिसका जवाब उसके पास ना हो। बब्बन को उस कमरे में एक घुटन सी महसूस हो रही थी, जिस वजह से उसे किसी भी तरह उस कमरे से बाहर निकलना था। काफी देर तक बब्बन बेड पर शांत पड़ा कुछ सोचता रहा कि राठौड़ से कैसे बचा जाए। आखिर में उसे एक आइडिया आया। उसने अपनी आंखें बंद करके सोने का नाटक किया और फिर जोर जोर से कुछ बड़बड़ाने लगा। उसकी कर्कश आवाज से राठौड़ को सोने में दिक्कत हो रही थी। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो उठकर बैठा और बब्बन को हिलाते हुए बोला, ये तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? बब्बन नींद से जागने का दिखावा करते हुए बोला, माफ करना साहब, दरअसल मुझे नींद में बड़बड़ाने की आदत है। राठौड़ इरिटेट होते हुए बब्बन से बोला, देखो, आज मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम किसी और कमरे में जाकर सो, क्योंकि अगर तुम इसी तरह बड़बड़ाते रहे तो मुझे नींद नहीं आने वाली। बब्बन जो चाह रहा था वो उसे मिल गया था। वो झट से उस बेड से उठते हुए बोला, माफ करना साहब, आप आराम से सोइए, मैं कहीं और जाकर रात गुजार लूंगा। इतना कहते ही बब्बन बिना एक पल गवाए उस कमरे से निकल गया। दूसरी तरफ ध्रुव और रूडी अपने होटल के बेड पर लेटे हुए थे, पर अभी तक उन्हें नींद नहीं आई थी। तभी अचानक उनके रूम की डोरबेल बजी। जब ध्रुव ने दरवाजा खोला तो हैरानी से उसने कहा, इतनी रात गई तुम यहाँ क्या कर रहे हो बब्बन? बब्बन घबराते हुए बोला, ध्रुव भाई, क्या आज रात मैं तुम्हारे कमरे में रह सकता हूँ? अब मुझे उस डीसीपी के साथ नहीं रहना। बब्बन की बात सुनकर ध्रुव समझ गया था कि उसे एक पुलिस वाले के साथ एक कमरे में ठहरने से बहुत परेशानी हो रही थी। ध्रुव जोर से हंसते हुए बोला, मैं समझ सकता हूँ, पर यहाँ बेड पर सिर्फ 2 लोगों के सोने की जगह है। तभी बब्बन ध्रुव से बोला, कोई नहीं, मैं जमीन पर भी सो जाऊंगा, पर एक पुलिस वाले के साथ एक छत के नीचे मुझसे नहीं रहा जाएगा। तभी ध्रुव कुछ सोचते हुए बोला, एक काम करते हैं, तुम यहाँ मेरे साथ रुक जाओ और रूडी राठौड़ के साथ रूम शेयर कर लेगा। इतना कहते हुए उसने रूडी की तरफ देखा। रूडी के चेहरे से साफ समझ में आ रहा था कि उसे राठौड़ के साथ रूम शेयर करने में संकोच हो रहा था। ध्रुव ने उसे समझाया
तो आखिर में वो राठौड़ के रूम में सोने के लिए राजी हो गया। राठौड़ को नींद आने ही वाली थी कि तभी उसके रूम की डोरबेल बजी। उसे लगा कि बब्बन वापस आ गया था, इसलिए वो इरिटेट होते हुए बेड से उठा और दरवाजा खोला। पर रूडी को अपने सामने खड़ा देख वो चुप हो गया। तभी रूडी राठौड़ से बोला, क्या आज रात में यहाँ सो सकता हूँ? राठौड़ ने एक स्माइल के साथ हाँ में अपना सिर हिलाया और रूडी को रूम के अंदर आने को कहा। थोड़ी देर तक दोनों ने आपस में एक भी बात नहीं की। आखिर में रूडी चुप्पी तोड़ते हुए राठौड़ से बोला, आप मुझे एक बात बताएंगे, आपने गुलाब सिंह को क्यों मारा? राठौड़ ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि उसने कानून के साथ खिलवाड़ किया था, और जो कानून में रहकर भी कानून की हदें पार करता है, उसका यही हश्र होना चाहिए। रूडी 2 सेकंड्स के पॉज के बाद बोला, कहीं आपने ये सब मुझ पर तरस खाकर तो नहीं किया? राठौड़ रूडी को समझाते हुए बोला, नहीं, मैंने तुम पर कोई तरस नहीं खाया। हाँ, पर तुम ये जरूर समझ सकते हो कि वो सब करने के पीछे मेरा एक और मकसद था। मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करना चाहता था कि हर पुलिस वाला एक जैसा नहीं होता है। रूडी सीरियस टोन में बोला, ये गलतफहमी नहीं है, बल्कि वो सच है जिसे मैं बचपन से मानता आया हूँ। इसलिए इतनी जल्दी आप मेरा मन नहीं बदल सकते। मुझे विश्वास दिलाने के लिए आपको थोड़ी और मेहनत करनी होगी। इतना कहकर रूडी मुंह घुमाकर सो गया और राठौड़ भी शांत होकर यही सोचने लगा कि आखिर किस तरह से वो रूडी के मन से वो गलतफहमी निकाल सकता था। अगली सुबह जब सब लोग तैयार होकर आरोही के रूम में इकट्ठा हुए तो बब्बन सबसे पहले बोला, मुझे लगता है हमें अब बिना देर किए राजस्थान के लिए निकलना चाहिए, जिससे रात तक हम उस पासवर्ड को हासिल करके पैंथर के पास वापस लौट सकें। तभी अचानक आरोही सीरियस टोन में बोली, हम राजस्थान नहीं जा रहे, बल्कि दिल्ली वापस जा रहे हैं। आरोही की बात से सभी लोग चौंक गए और सबसे ज्यादा बब्बन। हालांकि वो कुछ बोले उसके पहले ध्रुव ने हैरानी के साथ पूछा, ये तुम क्या कह रही हो आरोही? बिना पासवर्ड के हम दिल्ली कैसे जा सकते हैं? आरोही ने उसे जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में हमें वो पासवर्ड मिलेगा, क्योंकि उस वीडियो में रूडी के पिता ने साफ साफ कहा था कि वो पासवर्ड उनके दिमाग में था और उन्होंने उस पासवर्ड को किसी से भी शेयर नहीं किया था। ध्रुव ने दलील की, पर साथ ही उन्होंने ये भी तो कहा था कि वो उस पासवर्ड को रूडी के लिए विरासत के रूप में छोड़कर जा रहे थे, और रूडी के हिसाब से राजस्थान के उसी पुराने शिव मंदिर में उसके पिता की विरासत है। तो फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? आरोही ने कहा, मैंने कल पूरी रात इस बारे में सोचा। आखिर में मुझे एहसास हुआ कि रूडी के पिता उस वीडियो में शायद कुछ ऐसा कहना चाह रहे थे जिसे हम में से कोई भी नहीं समझ पाया। आरोही की बात सुनकर राठौड़ ने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? आरोही बोली, रूडी के पिता को शायद पता था कि उनके इस एक्सपेरिमेंट की वजह से बहुत से लोग उनके दुश्मन बन गए थे और साथ ही उन्हें अपनी जिंदगी पर भी खतरा महसूस हो रहा था। तभी शायद उन्होंने वो वीडियो भी बनाया होगा। और रही बात उस विरासत की, तो उन्हें हमेशा से पता था कि रूडी का दिमाग बहुत तेज है और शायद वो चाहते हो कि रूडी को उनकी नॉलेज विरासत के रूप में मिले। ध्रुव ने कहा, मतलब तुम कहना चाहती हो कि विरासत से उनका मतलब उनकी सारी नॉलेज थी जो वो रूडी को देना चाहते थे? आरोही ने कहा, एग्जैक्टली। इसलिए मुझे लगता है कि हमें वो पासवर्ड कहीं नहीं मिल सकता। वो राज रूडी के पिता के साथ ही चला गया। आरोही की बात से उस रूम में एक सन्नाटा सा छा गया। सब लोग उसी बात के बारे में सोच रहे थे। तभी राठौड़ बोला, आई थिंक आरोही's पॉइंट मेक सेंस। उस वीडियो में हमने साफ सुना था कि वो पासवर्ड रूडी के पिता ने सिर्फ अपने मन में रखा था, इसलिए शायद हमारा राजस्थान जाना वेस्ट हो। तभी बब्बन थोड़ा बेचैन होते हुए बोला, ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? अगर वो पासवर्ड सच में राजस्थान में हुआ और हम खाली हाथ दिल्ली पहुंचे तो वो पैंथर हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। आरोही ने बब्बन के आगे फिर से अपनी बात दोहराई, मैंने तुमसे कहा ना, वैसा कोई पासवर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। पैंथर बेवजह उस पासवर्ड के पीछे पड़ा हुआ है और ये बात मैं उससे मिलकर उसे समझाऊंगी। इसलिए अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। तुम हम सबके दिल्ली चलने का बंदोबस्त करो। आरोही की बात का बब्बन के पास कोई जवाब नहीं था। साथ ही वो उसे राजस्थान चलने के लिए और ज्यादा फोर्स नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसा करने से राठौड़ का शक यकीन में बदल सकता था। बब्बन ने मजबूरन हाँ में अपना सिर हिलाया और दिल्ली चलने का इंतजाम करने के बहाने होटल से बाहर निकला। उसने उस आदमी को फोन लगाते हुए कहा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है बॉस। आरोही ने राजस्थान जाना कैंसिल कर दिया है।
ये कहने के बाद बब्बर ने उसे पूरा मामला बताया, जिसे सुनकर फोन के दूसरी तरफ मौजूद शख्स गुस्से से बोला, अच्छा, तो आरोही पैंथर का काम करने से पीछे हटना चाह रही है। लगता है वो ऐसे नहीं मानेगी, उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब जो मैं तुमसे कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। आखिर बब्बन को फोन पर क्या ऑर्डर मिलने वाला था? क्या आरोही उस पासवर्ड को लेकर जो सोच रही थी वो सब सही था, या फिर वो राजस्थान न जाकर गलती कर रही थी? पासवर्ड न मिलने पर पैंथर आरोही के साथ क्या करने वाला था? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बनी रहिए इस शो के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।